नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति अपने अपने पिंजरे की, जिसके लेखक मोहनदास नेमिश्राय हैं। ये हिंदी की पहली चर्चित दलित आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है। इस आत्मकथा में लेखक ने अपने जीवन के संघर्षों, सामाजिक भेदभाव, जातिगत अन्याय और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने की कहानी को बेहद मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस वर्ग की पीड़ा और संघर्ष का दस्तावेज है जिसे सदियों तक उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। आइए इस वीडियो को हम अपने अपने पिंजरे भाग 1 को विस्तार से समझते हैं। हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे को माना जाता है। यह आत्मकथा 2 भागों में लिखी गई है। इस आत्मकथा का पहला प्रकाशन 1995 ईस्वी को वाणी प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ और दूसरा प्रकाशन 2000 ईस्वी में वाणी प्रकाशन ने ही किया। मोहनदास नेमिश्राय की आत्मकथा अपने अपने पिंजरे में लेखक के बचपन से लेकर हाई स्कूल उत्तीर्ण होने 15 वर्षों तक का जीवन का अनुभव वर्णन है। अपने अपने पिंजरे की कथा मेरठ के चमार समाज की जीवनी अधिक प्रतीत होती है। दलित लड़कियों के साथ जैसे भंगो, सुब्धा, बिरजो तथा प्रेयसी रसवंती इत्यादि प्रेम प्रसंग और नपुंसक भाई जानकी की कहानी आत्मकथा में सिर्फ स्थान घेरती है। अश्लील शब्दों का प्रयोग है। अपने अपने पिंजरे कला पक्ष बहुत ही उदात्त बन पड़ा है। मेरठ शहर के चमार दरवाजे नामक एक बस्ती में लेखक का जन्म हुआ। लेखक कहता है, हमारी बस्ती भी शहर की अन्य बस्तियों की तरह थी। बस्ती का नाम चमार गेट था, फिर चमार दरवाजा हुआ, जिसे लोग चमार दरवाजा ही अधिक बोलते थे। बस्ती के सिरे पर एक बड़ा गेट था। पहले हमारी बस्ती शहर के भीतर एक कोने पर थी। शाम होते होते दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। इसी कारण बस्ती का नाम चमार गेट पड़ा। बस्ती में हमारी जात के लगभग 80 घर थे। कुछ चप्पलें बनाते और कुछ लोग पल्लेदारी करते थे। हमारी बस्ती में भी 3-4 मुस्लिमों के घर थे। वे 3-4 परिवार ही बड़े ठसके से रहते थे। बस्ती हमारी थी, पर अपनी बस्ती में भी हमारा रुतबा ना था। बस्ती में मोहनदास के 2 घर थे, एक पक्का और दूसरा कच्चा। किंतु लेखक अपनी बड़ी माँ अर्थात ताई माँ के पास ही रहता था। बचपन में माँ का देहांत हो गया था, इसलिए ताई माँ ने ही लेखक का पालन पोषण किया। लेकिन ताई माँ जिस घर में रहती थी, उसका बिंब कुछ इस प्रकार का था। ताई माँ का घर कच्चा था, वह वहीं रहता था। गली में और भी घर थे, पर सभी कच्चे थे। जब भी बारिश होती तो उसमें सीलन हो जाती। गीली मिट्टी की लिपी पुती दीवारें होती थीं। ताई माँ कली पीती थी। तंबाकू की गंध अलग। रात में मिट्टी के तेल की डिब्बियाँ जलती थी। लेखक कहता है कि हमारी बस्ती नंगी और सपाट होती, गंधहीन पर अजीब सी दुर्गंध परिवेश में फैली होती। घर घर में चमड़ा भरा होता। आंगन में चमड़े के गीले टुकड़े सूखने के लिए पड़े होते। ऐसे बस्तियों के आसपास हवा चलती तो महसूस होता यहीं कहीं चमारवाड़ा है। हर जाति, हर धर्म के लोगों से मिलकर बना था यह शहर, किंतु बस्तियों का अलग रंग और सुर था। मेरठ शहर के वातावरण का वर्णन करता हुआ कहता है कि अपनी बस्ती में भी घर घर के सामने खुली नालियाँ होती थीं, जिसमें पखाना, मलमूत्र बहना आम बात थी। उसी के नज़दीक मिट्टी के चूल्हे रखे होते थे, जहाँ औरतें सब्जी दाल बर्तन में चढ़ाती रोटियां बनाती थीं। वहीं बैठकर हम सब रोटियां खाते थे। बरसात में चींटी और मच्छरों के झुंड खाने की चीज़ों पर टूटते थे। दलित बस्तियों का जीवन नरकवास का जीवन है। बाकी लोग तो नरक की बस कल्पना ही करते हैं। लेखक कहता है कि ऋतुएं बदल जाती हैं, पर हमारे दुख, दर्द और अभाव वैसे ही रहते हैं। सर्दी आकर ठिठुरती, गर्मी खूब तपाती, बरसात भिगोती और बसंत हरियाली ओढ़कर हमें चिढ़ाता। पतझड़ जैसा जीवन हमारा होता। बरसात का वर्णन करते हुए लेखक मोहनदास कहते हैं कि बरसात आने पर तो और परेशानी हो जाती थी। मच्छर, मक्खी, मकड़ी, छिपकली, बिच्छू, कनखजूरे, केंचुए, चूहे, चुंदर, नेवले, सांप सभी एक एक कर हमारे अगल बगल होने लगते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं कच्चे घरों के साथ ये सब खजाना भी हमें मुफ्त में मिल जाता था। बरसात में गलियों में पानी भर जाते, टिन या पत्रे की छतें टपकने लगती, घरों में गलियां
की गंदगी बहकर आती, रात रात भर जागकर बिताना पड़ता। इन सारे प्रश्नों के अलावा अभाव एवं गरीबी की मार अलग, रोजगार धंधे मंद पड़ जाते, खाने का अभाव हो जाता था, बरसात के दिन बड़ी कठिनाई से निकलते थे। अधिकतर ये भी कहते हैं कि अधिकतर हमें बहुत गिरा हुआ इंसान समझते थे। हमारी पढ़ाई लिखाई प्रगति से किसी को कुछ लेना देना नहीं था। हम उन सब की नज़रों में घटिया लोग थे। हमारी जात की औरतों को तो उनके द्वारा बार बार जलील होना पड़ता था। कभी कभी वे ऐसा भी सोचते थे कि हम उनके रहमो कर्मों पर जिंदा हैं। हम लंबे समय से अपमान सहते आए थे, पर गुनाहगार ना थे हम हारे हुए लोग थे जिन्हें आर्यों ने जीतकर हाशिए पर डाल दिया था। हमारे पास अंग्रेजों के द्वारा दिए गए तमगे, मेडल, पुरस्कार ना थे। हमारे पास था सिर्फ कड़वा अतीत और जख्मी अनुभव। मन और शरीर पर चोट पड़ती तो वह ही जख्म हरे हो जाते। सदियों से गर्दिशों में रहते रहते हम अपने इतिहास से कट गए थे, अपनी संस्कृति भूल गए थे। हमारे हथियार मोथरे हो गए। पहले हम उजड़े, फिर बस्तियां, बाद में संस्कृति। कैसा निर्मम था वह इतिहास और संस्कृति जिसे हम लंबे समय से ओढ़ते बिछाते आए थे। उन दिनों भैंस और गाय का मांस खाना आम बात थी। बकरे का मांस तो कम ही मिलता था। वह मांस 2-2 दिन तक चलाया जाता था, इसलिए ईद जैसे त्योहार का महीनों महीनों इंतजार किया जाता था। लेखक का 6 वर्ष के बाद स्कूल में दाखिला कराया गया था। वह अपने विद्यार्थी जीवन में स्कूल के वातावरण का वर्णन करते हुए कहता है कि हमारे स्कूल को बाहर के लोग अक्सर चमारों का स्कूल कहा करते थे, जैसे चमारों का कुआं, चमारों का नल, चमारों का नीम, चमारों की गली, चमारों की पंचायत आदि आदि। वैसे ही स्कूल के साथ जुड़ी थी हमारी जात पहले आती थी, स्कूल बाद में। यही कारण था कि इस स्कूल में कभी भी गिनती के पूरे अध्यापक ना हुए थे। 2-2 और कभी कभी 3-3 कक्षाओं को एक एक अध्यापक ही संभालता था। बच्चे भेड़ बकरी की तरह कमरों में भरे होते थे। अध्यापक लंबी छुट्टी पर रहते थे या फिर दूसरे स्कूल में किसी न किसी तरह ट्रांसफ़र करा लेते थे। सही बात तो यह थी कि हमारे स्कूल में सवर्ण जाति का कोई अध्यापक आना ही नहीं चाहता था। इसके सीधे सीधे 2 कारण थे। पहला यह कि स्कूल चमारों की बस्ती में था, दूसरा इसमें सभी चमारों के बच्चे पढ़ते थे। जो अध्यापक आ भी जाते थे वे नाक भौं सिकोड़कर पढ़ाया करते थे। हमारी ही बस्ती में हमारी जात के नाम पर गालियां दे बैठते और हम सब सुनते थे। स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अंट संट नामों से उनको पुकारा जाता था। किसी बच्चे की अगर नाक बहती थी तो उसे रहटल, फेप्पल कहकर पुकारा जाता था। कोई मोटा हुआ तो उसे मोटू, किसी के सिर पर बाल ना हुए तो गंजा या गंजे, आँख खराब होने पर काना या काने, टांग खराब होने पर लंगड़ा या लंगड़े आदि के रूप में संबोधन किया जाता था। अबे तबे के बिना तो मास्टर बात ही नहीं करते थे। यही नहीं, माँ बाप के नाम से भी अधिकतर बच्चों को बुलाया जाता था। माँ बाप के भी बिगड़े हुए नाम थे, जैसे अबे ओ सुल्लड़ के, अबे ओ कुल्हड़ के, अबे ओ डोया के, अबे ओ हपड़ों के, अबे ओ फ्रकनी के, अबे ओ चटनी के, अबे ओ घुड़सल के, अबे ओ ताड़का के आदि आदि। किसी बच्चे का नाम ढोल रख दिया जाता तो किसी का चोल। उन्हें घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिलाऊ, उल्लू नाम से पुकारना तो आम बात होती थी।